तो प्यारे दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं छत्तीसगढ़ की सहमति। 24 साल से प्रदेश के पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने में छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति जरूरी होती है। छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं मिलने तक मध्य प्रदेश सरकार का वित्त विभाग हर साल पेंशनरों का डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को अटका देता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि पेंशनरों को महंगाई राहत प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति जरूरी नहीं। इस संबंध में वित्त विभाग का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाए। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के वरिष्ठ नागरिक पेंशन एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उल्लेख था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 25 अगस्त 2000 की 6वीं अनुसूची की धारा 49 में परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में वित्त विभाग के गलत आदेश पर रोक लगाने की सिफारिश की है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी इस संबंध में नियमों का परीक्षण करने की बात कर रहे हैं। सरकार हर साल कर्मचारी एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। नियमित कर्मचारियों को लेकर सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले लेती है, लेकिन पेंशनरों के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ पत्राचार किया जाता है। कई बार छत्तीसगढ़ सरकार स्थानीय कारणों से मध्य प्रदेश के प्रस्ताव पर सहमति नहीं देता है। ऐसे में पेंशनरों को महंगाई राहत देने में देरी होती है। मध्य प्रदेश में श्रमिकों को अब हर माह 2625 रुपए बढ़कर मिलेंगे। इंदौर हाईकोर्ट के हालिया निर्णय के बाद लेबर कमिश्नर ने प्रदेश के सभी अस्थायी आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मियों को संशोधित न्यूनतम वेतन देने का आदेश जारी किया है। इससे 10 साल बाद संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संशोधित न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित वेतन लागू होने पर अकुशल श्रमिकों को हर महीने 1625 से बढ़कर 11,800 रुपए मिलेंगे, जबकि अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में वर्तमान में 25 लाख औद्योगिक ठेका श्रमिक और 10 लाख सरकारी विभागों व निकायों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। लेबर कमिश्नर रजनी सिंह के मुताबिक हाईकोर्ट ने वेतन संशोधन पर स्टे हटा दिया है। संशोधित वेतन कब से लागू होगा, इस पर माननीय न्यायालय के निर्देश लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे मालामाल। डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और करीब 3 लाख पेंशनर्स को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार नए साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 में कर्मचारियों को 3% बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में फिर बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढ़कर 6% तक हो सकता है। ऐसे में इसके पहले ही मध्य प्रदेश में भी डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस अवकाश की शुरुआत 31 दिसंबर मंगलवार से होगी और यह 4 जनवरी 2025 शनिवार तक जारी रहेगा। सर्दी के मौसम के बीच यह घोषणा टीचरों और स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि शीतकालीन अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। इससे सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को ठंड से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति पर कड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर मिली संपत्ति की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। इससे सरकार को भी खासी किरकिरी हो रही है। ऐसे में जबलपुर के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की संपत्ति पर कड़ा फैसला हुए आदेश जारी किया गया।
आदेश में सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी हर हाल में 31 जनवरी तक सार्वजनिक करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस आदेश से सभी कर्मचारियों अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। भ्रष्ट और घूसखोर अफसर कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए 3 माह में देनी होगी अभियोजन स्वीकृति। मध्य प्रदेश में अब भ्रष्ट अफसर कर्मचारी प्रकरण दर्ज होने के बाद अधिक समय तक अभियोजन से नहीं बच पाएंगे। अभियोजन पर सहमति या असहमति के लिए सरकार ने 3 माह की अवधि तय कर दी है। यही नहीं, अब हर मामला सीधे विभाग नहीं आएगा, बल्कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही सहमति या असहमति दे सकेंगे। हर अभियोजन स्वीकृति में विधि विभाग का अभिमत अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार देर रात इसके आदेश जारी किए, जिसमें पहला बदलाव यह है कि अब भ्रष्टाचार या घूसखोरी का केस दर्ज होता है तो सीधे नियुक्तिकर्ता अधिकारी ही अभियोजन स्वीकृति दे सकेंगे। दूसरा बदलाव यह है कि यदि नियुक्तिकर्ता अधिकारी असहमत है तो कारण सहित जानकारी विधि विभाग को भेजेगा। इसके बाद विधि विभाग अपना अभिमत संबंधित विभाग को भेजेगा। यदि दोनों विभाग आपस में सहमत नहीं है तो मामला संबंधित विभाग के जरिए कैबिनेट में आएगा। 3000 से ज्यादा लंबित पेंशन प्रकरणों को जल्द निपटाए। विभागीय जांच और अन्य कारणों से अटके 3000 से ज्यादा पेंशन प्रकरणों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे अपने यहाँ लंबित पेंशन प्रकरणों को त्वरित ढंग से निराकरण करें। जारी निर्देश में बताया गया है कि सभी विभागों में 1 सितंबर 2019 से अब तक कुल 3969 पेंशन प्रकरण लंबित है। इनमें 1520 पेंशन प्रकरण विभागीय जांच न्यायालयीन प्रकरणों के कारण लंबित है, जबकि 2449 प्रकरण अन्य कारणों से लंबित है। इसी प्रकार 1 सितंबर 2019 के पूर्व के 717 पेंशन केस भी अब तक लंबित है, जिनमें 617 पेंशन प्रकरण विभागीय जांच न्यायालयीन प्रकरणों के कारण लंबित है। रस्तोगी ने निर्देश में कहा है कि शासन की मंशा है कि राज्य शासन से सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण 100% किया जाए। भविष्य में पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व अनिवार्य रूप से पेंशन अधिकारी को भेजे जाए। विभागों में पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने के लिए एक प्रथम श्रेणी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रदेश में कर्मचारियों को 8 दिन की छुट्टियों का नुकसान। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2025 के सामान्य और ऐच्छिक अवकाश घोषित कर दिए हैं। आगामी साल में कर्मचारियों को 22 सामान्य और 68 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे। कर्मचारियों को इनमें से 8 छुट्टियों का नुकसान हुआ है। दरअसल गणतंत्र दिवस, गुड़ी पड़वा, महर्षि गौतम जयंती, चैती चांद, रामनवमी एवं मुहर्रम त्योहार रविवार के दिन पड़ रहे हैं। इस दिन पहले से ही अवकाश रहता है। ऐसे ही ईद, रक्षाबंधन, बिरसा मुंडा जयंती व जन्माष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है। कोरोना के समय से प्रदेश में शनिवार को भी अवकाश रहता है। सरकार की ओर से घोषित 68 ऐच्छिक अवकाश में से कर्मचारी अधिकतम 3 दिन अवकाश ले पाएंगे। शासन ने गोवर्धन पूजा पर भी पहली बार सामान्य अवकाश घोषित किया है। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का उपयोग करते हुए गोवर्धन पूजा पर सामान्य अवकाश घोषित किया था। प्राध्यापक संघ को अब मिलेगा 10 एजीपी, ऑर्डर हुए जारी। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के सभी प्रोफेसरों के लिए एक समान 10,000 एजीपी का वेतनमान लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया। प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और संबंधित अधिकारियों को आभार व्यक्त किया है। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद शर्मा ने बताया कि संघ लंबे समय से कॉलेजों में कार्यरत सभी प्राध्यापकों के लिए एक समान वेतनमान की मांग कर रहा था। आदेश जारी न होने पर संघ ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रांताध्यक्ष संघ की याचिका पर कोर्ट ने 17 दिसंबर को सरकार की दोनों अपीलों को खारिज करते हुए एजीपी संबंधी आदेश को 4 सप्ताह के भीतर लागू करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन प्राध्यापकों को 10,000 एजीपी का लाभ नहीं मिल रहा था। इस कारण प्राध्यापक संघ ने एक बार फिर कोर्ट की शरण ली थी।
अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर करे पुनर्विचार। हाईकोर्ट ने भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करे। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिषेक कुमार के मामले में दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय ले। याचिकाकर्ता भोपाल निवासी गौरव जैन की ओर से अधिवक्ता नितिन जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता सहायक शिक्षक वर्ग 2 के पद पर कार्यरत थे। सेवा में रहने के दौरान 9 जुलाई 2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता उक्त पद के लिए पूरी योग्यता रखता है और याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के समान कुछ उम्मीदवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, इसलिए उसे भी यह लाभ मिलना चाहिए। ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ का पैसा निकालने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 7.5 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स के लिए राहत की खबर है। अब ईपीएफओ सदस्यों को उनके पीएफ में जमा पैसे पर क्लेम सेटलमेंट के दौरान ज्यादा ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट में ब्याज के भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ स्कीम के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक महीने की 24 तारीख तक के क्लेम सेटलमेंट के दावे के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले माह अंत तक ही करने का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों के तहत ईपीएफओ सदस्यों को उनके प्रोविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान क्लेम के सेटलमेंट की तारीख तक की जाएगी। इसके लिए ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ईपीएफओ स्कीम 1952 के पैराग्राफ में संशोधन किया है। कक्षा 5वीं व 8वीं में अनुत्तीर्ण छात्रों को मिलेगा एक और मौका। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट जैसी बड़ी राहत दी है। इसके तहत नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक और अवसर मिलेगा, जिसमें 2 माह के अंदर उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी। अगर दूसरी परीक्षा में भी असफल हुए तो पुरानी कक्षा में ही पढ़ाई करनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में गत 16 दिसंबर को अधिसूचना जारी की है। नया नियम मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगा। संशोधित नियमों के अनुसार यदि छात्र पुनः परीक्षा में भी सफल नहीं होता है तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षक छात्र का विशेष मार्गदर्शन करेंगे। कक्षा 10वीं में लागू रहेगी बेस्ट 5 योजना। एमपी बोर्ड के गणित और अंग्रेजी में कमजोर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। 10वीं में बेस्ट 5 योजना लागू रहेगी। सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्ञात है कि बोर्ड द्वारा जारी सत्र 2024-25 की गाइडलाइन में इस योजना को खत्म कर दिया था। उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अभी पूरी तरह से 9वीं और 10वीं में गणित और अंग्रेजी में बेसिक और स्टैंडर्ड का प्रावधान लागू नहीं किया गया है। इसे पूरी तरह लागू होने के बाद बेस्ट 5 पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा। आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं में सत्र 2024-25 एवं 10वीं में सत्र 2025-26 तक बेस्ट 5 पद्धति को लागू रखा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी जरूर पहुंचे। और दोस्तों, आप कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।